हेलो फ्रेंड्स, आज चलिए बात करते हैं सैटर्न की साढ़े साती की, शनि की साढ़े साती की। सबसे पहले शनि की साढ़े साती सबके लिए खराब नहीं होती है। सिर्फ जिसकी कुंडली में राशि चार्ट में शनि अनफेवरेबल है, यानी शनि की स्थिति ठीक नहीं है हुआ है, उस पे शत्रु ग्रहों की दृष्टि है, सिर्फ उनके लिए शनि की साढ़े साती खराब होती है। जिनकी कुंडली में, जिनके राशि चार्ट में शनि योग कारक है, उनके लिए शनि की साढ़े साती खराब नहीं होती है। जैसे कि मकर, कुंभ, वृष और तुला लग्न के लोगों के लिए शनि की साढ़े साती खराब नहीं होती है। मीन्स कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, टॉरस एंड लिब्रा असेंडेंट के लिए सैटर्न की साढ़े साती खराब नहीं होती है। दूसरी चीज, साढ़े साती का पूरा असर अच्छा या बुरा तभी आता है जब हमारी सैटर्न की दशा चल रही हो, या भुक्ति हो, या अंतरा हो, यानी मेन पीरियड, सब पीरियड एंड सब पीरियड। सिर्फ उस टाइम पे सैटर्न की साढ़े साती का 100% इफेक्ट आता है। अब देखते हैं कि साढ़े साती क्या है। सैटर्न की साढ़े साती उसके ट्रांजिट शनि के गोचर से लिंक्ड होती है और उसका कनेक्शन मून की प्लेसमेंट जो राशि चार्ट कुंडली में है उससे होता है। शनि एक राशि में 2.5 साल का समय लेता है ट्रांजिट और गोचर के लिए। पूरा सर्कल 12 राशि का लेने के लिए उसको 29 से 30 इयर्स लगते हैं, यानी 29 से 30 साल लगते हैं। तो इस ट्रांजिट के दौरान जब भी शनि मून से, चंद्रमा से 12th हाउस में आता है या 12th साइन में आता है, जिस साइन में मून या चंद्रमा बैठे हैं, तो ये साढ़े साती शुरू होती है। इस साढ़े साती में सैटर्न 3 हाउसेस कवर करता है जो मून से कनेक्टेड हैं, 3 राशियां कवर करता है जो मून से कनेक्टेड हैं। जब भी सैटर्न मून से 12th हाउस में 12th साइन में आता है, हम उसको राइजिंग फेज कहते हैं, यानी उदय चरण। जब मून से फर्स्ट हाउस, फर्स्ट राशि, फर्स्ट साइन में आता है, हम उसको पीक फेज कहते हैं, यानी शिखर चरण। जब मून से सेकंड हाउस, सेकंड राशि, सेकंड साइन, सेकंड भाव में आता है, तब हम उसको सेटिंग फेज कहते हैं, यानी अस्त चरण। अब इन 3 चरणों में किस हिसाब से शनि क्या रिजल्ट देता है ये देखते हैं। फर्स्ट चरण, फर्स्ट फेज में जब शनि चंद्रमा से 12वें घर में होता है, तो शनि की 3 दृष्टि होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो उसकी तीसरी दृष्टि पड़ती है चंद्रमा से दूसरे घर में, सेकंड हाउस में। दूसरा घर हमारा इनकम का हाउस होता है और फैमिली का हाउस होता है। शनि की तीसरी दृष्टि खराब होती है, अच्छी नहीं होती है। तो नेचुरली फर्स्ट फेज में शनि हमें फाइनेंशियली परेशान करता है, फैमिली मेंबर्स से हमारे रिलेशंस खराब होते हैं। दूसरी 7वीं दृष्टि शनि की पड़ती है मून से 6th हाउस में। 6th हाउस हमारा हेल्थ का हाउस होता है। तो शनि हमें
हेल्थ वाइज भी परेशान करता है। वो नेचुरल है, जब हम फाइनेंशियली परेशान होंगे तो उसका असर हमारी हेल्थ पे जरूर आता है। अब शनि की 12th हाउस से जो 10वीं दृष्टि पड़ती है वो पड़ती है मून से 9th हाउस पे। 9th हाउस हमारा लक का हाउस होता है। तो क्या देखा जाता है कि हमारे काम जो है ना, बनते बनते मतलब आखिरी तक पहुंच जाते हैं और फिर एकदम खत्म हो जाते हैं और बनते नहीं है। वो हर काम अटक अटक के चलता है, एक बार में कोई भी काम पूरा नहीं होता है। तो ये हमारा लक फैक्टर को इफेक्ट करता है। अब सेकंड फेज में मींस दूसरे चरण में क्या असर देता है। अब आप अगर देखो, ये पहाड़ है, अब हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमारा घर, हमारा पैसा, हमारा काम सब पीछे छूट गया और चढ़ाई पे चढ़ने में हमेशा बॉडी को तकलीफ होती है। फिर हम ऊपर पीक पे पहुंच गए, ये हमारा शिखर है। जब हम शिखर पे पहुंचे तो हमारी अपनी सारी चीजें पीछे रह गई, सारे रिसोर्सेस पीछे रह गए। अब यहाँ हमें अपने बलबूते पे अपनी मेहनत से बिना किसी रिसोर्स के, बिना किसी आराम के काम करना है, तो तकलीफ तो होगी ही। तो ये वाला जो फेज होता है ये सबसे ज्यादा कठिन और परेशानी भरा होता है, क्योंकि इस टाइम तक हमें पूरी तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं और फैमिली का कोई सपोर्ट हमें नहीं मिलता है, लक पहले ही खत्म हो गई होती है। अब जब सैटर्न सेकंड फेज में होता है तो वो मून के साथ बैठता है, और जब भी सैटर्न मून के साथ बैठा होता है तो वो दिमागी परेशानी, मेंटल टेंशन 100% देता है। हमारी सोचने की शक्ति खत्म कर देता है। दिमाग ना सही दिशा में चलता ही नहीं है, चाहे हम कितनी कोशिश कर लें। कुछ प्रॉब्लम नहीं भी होती है ना, उसमें पॉजिटिविटी भी होती है, तब भी हमको नेगेटिविटी ही दिखती है उसके अंदर, और हम उस काम को करने से कतराते हैं। तो ये वाला फेज एक तरीके से देखा जाए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है, हमें उस स्टेज पे लाके खड़ा कर देता है कि पता नहीं हम ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ से जो शनि की दृष्टि पड़ती है वो चंद्रमा से तीसरे घर में पड़ती है, थर्ड हाउस में, थर्ड एस्पेक्ट सैटर्न का। थर्ड हाउस हमारे करेज का होता है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर करेज नहीं है तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, हम कोई इनिशिएटिव कैसे ले पाएंगे, तो उस चीज में प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ से सैटर्न का जो 7th एस्पेक्ट, 7वीं दृष्टि पड़ती है, वो पड़ती है हमारे 7th हाउस में, जो हमारा बिजनेस का हाउस है, हमारे पार्टनर का हाउस है, हमारे स्पाउस का हाउस है। तो उसमें बिजनेस में अड़चने आती हैं, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक तरीके से जो मेन फैक्टर्स होते हैं ना लाइफ के, उन सब में उथल पुथल मच जाती है और आदमी अपने को ना बिल्कुल अकेला महसूस करता है कि उसको दूर कहीं अकेला खड़ा कर दिया है कि भैया अब अपना काम अपने बलबूते पे करो, आपको किसी का, किसी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब सेकेंड फेज में जो सैटर्न की 10वीं दृष्टि पड़ती है वो जाके पड़ती है सीधे मून से 10th हाउस में, जो कि हमारा कैरियर का हाउस होता है। अब पीछे से जो चलता आ रहा है ना, उसका पूरा असर हमारे कैरियर पे, हमारे काम धंधे पे पड़ता है, जो एक तरीके से बंद सा हो जाता है। तो ये दूसरे फेज का, सेकंड फेज का, दूसरे चरण का शनि का असर होता है। अब हम आते हैं तीसरे पे। अब तीसरे पे क्या है कि हमने नीचे उतरना शुरू करा। अब जब हम ढलान से नीचे उतरना शुरू करते हैं तो एक तो आसानी भी होती है उतरने में, और जब धीरे 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 हम नीचे पहुंच जाएंगे तो हम वापस अपनी चीजों पे, अपने लोगों के बीच पहुंच जाएंगे, हमारे रिसोर्सेज हमारे पास आ जाएंगे। तो थर्ड फेज थोड़ा रिलैक्स्ड होता है, थोड़ी रिलीफ मिलती है, मगर प्रॉब्लम इसमें भी आती है, क्योंकि शनि अपनी दृष्टि तो डालेगा ही ना, और जब दृष्टि पड़ेगी शनि की तो उसका असर भी होगा। तो अब तीसरे फेज में
शनि महाराज आके बैठ जाते हैं चंद्रमा से दूसरे घर में, और वहां से दृष्टि डालते हैं चंद्रमा से 4th हाउस में, चौथे में, जो हमारा डोमेस्टिक हैप्पीनेस का हाउस होता है, हमारी मदर का हाउस होता है। तो इस फेज में मदर को हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती हैं। फैमिली में तो प्रॉब्लम्स आ ही रही थी, हो सकता है हमें घर भी काम के लिए या किसी और रीजन से थोड़े टाइम के लिए छोड़ना पड़ जाए। सैटर्न की यहाँ से 7वीं दृष्टि जो पड़ती है वो पड़ती है 8th हाउस में। 8th हाउस एक्सीडेंट का हाउस होता है, इन लॉज का हाउस होता है। तो हमारे इन लॉज से रिलेशन खराब हो सकते हैं, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, मीन्स घर मरा में जैसे हाथ कट गया या किचन में काम करते टाइम हाथ वाथ जल गया, मतलब माइनर होता है। 3rd फेज है, रिलीफ वाला फेज है, तो कुछ भी चीज मेजर नहीं होती। अब यहाँ से जो 10th एस्पेक्ट पड़ता है वो पड़ता है 11th हाउस में, जो हमारा सोशल सर्कल का हाउस है और गेन का हाउस है। तो जब पहले ही काम वाम सब बंद पड़ा है तो गेन तो मुश्किल ही है, लेकिन तब भी थोड़ी रिलीफ मिलती है इसमें। धीरे धीरे अंदर हिम्मत आती है, पेशेंस आती है, चीज़ों को समझने की शक्ति आती है, लाइफ को किस तरह लेना है, प्रॉब्लम्स को किस तरह हैंडल करना है, ये विजडम आ चुका होता है। फ्रेंड्स सर्कल और सोशल सर्कल्स में थोड़े इश्यूज आते हैं जो कि हैंडल करे जा सकते हैं, उनसे इतना फाइनेंशियली या पर्सनल हैप्पीनेस में नुकसान नहीं होता है। तो ये 3 फेजों में इस तरीके से अगर शनि अनफेवरेबल है हमारे राशि चार्ट में, यानी खराब है, शुभ नहीं है, अशुभ नहीं है, तो वो परेशान करता है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। लोग ये सोच के घबराते हैं कि 7.5 साल का पीरियड, ये 7.5 साल का इतना लंबा समय हम परेशानी में कैसे बिताएंगे। तो फ्रेंड्स, कभी भी शनि की 7.5 में पूरे 7.5 साल खराब नहीं होते हैं। शनि के पाए होते हैं जिसको हम पद कहते हैं, 4 तरीके के होते हैं वो: गोल्ड, स्वर्ण, सिल्वर, कॉपर, तांबा, आयरन, लोहा। अब ये कैसे देखते हैं? अब इसको जैसे जिस टाइम शनि राशि में एंटर करता है, नई राशि में, एग्जैक्टली उसी टाइम पे हम ये देखेंगे कि जो गोचर में चंद्रमा है, ट्रांजिटिंग मून है, वो किस साइन में एंट्री ले रहा है। ये दोनों का टाइम सेम होना चाहिए। उस टाइम पे जो ट्रांजिटिंग मून है वो जिस राशि में, जिस हाउस में है, उसको हम देखेंगे अपने नेटल मून से, मींस चंद्रमा से जो हमारी राशि में बैठा है। अगर उस वक्त ट्रांजिटिंग मून 1st, 6th या 11th हाउस में है तो वो गोल्ड का पदा हो जाता है। वो टाइम अच्छा नहीं होगा हमारे लिए, वो फेस सैटर्न का। एंजाइटी होगी, दिमागी परेशानी होगी, टेंशन होंगी, हार्डशिप्स आएंगी। अब अगर वो ट्रांजिटिंग मून 2nd, 5th या 9th हाउस में बैठा है नेटल मून से, तो वो सिल्वर पदा होगा, यानी रजत पाया। वो टाइम हमारे लिए अच्छा होगा, वो 2.5 साल का पीरियड खराब नहीं होगा, फाइनेंशियली भी और डोमेस्टिकली भी। अब जो तीसरा पाया पदा है वो होता है कॉपर का, तांबे का। तो अगर ट्रांजिटिंग मून नेटल मून से 3rd, 7th या 10th में बैठा है तब भी अच्छे रिजल्ट आते हैं।
काम धंधे में रुकावटें नहीं होती हैं, तो वो फेज हमारा सैटर्न का अच्छा बीतेगा। डे टू डे रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी मोटी तकलीफें आती हैं साढ़े साती में, वो भी नहीं आएंगी। अब जो लास्ट पाया होता है वो होता है आयरन, लोहे का। ये सबसे खराब होता है। अगर ट्रांजिटिंग चंद्रमा उस टाइम पे हमारे नेटल मून से राशि में जो चंद्रमा बैठा है 4th 8th या 12th हाउस में होता है, तो आयरन का पाया होता है। ये टाइम हर तरीके से, हेल्थ वाइज, फाइनेंसेस के तरफ से, फैमिली की तरफ से, हर तरफ से बहुत खराब जाता है। तो बिना सैटर्न के पाया देखे सैटर्न की साढ़े साती का रिजल्ट नहीं देखना चाहिए। एक और तरीका है, उसको भी कंसिडर करना चाहिए साथ में, वो है अष्टवर्गा और सर्व अष्टवर्गा। इसमें हमें चंद्रमा और शनि यानी मून और सैटर्न का अष्टवर्गा देखना है। जिस टाइम पे सैटर्न जिस भी राशि में ट्रांजिट कर रहा है, उस राशि में अगर हमारे 4 से ज्यादा अंक हैं यानी 4 से ज्यादा पॉइंट हैं, तो वो पीरियड बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, तकलीफ आएंगी। अगर 4 या 4 से कम है तब ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, ज्यादा परेशानियां आएंगी। इसी तरह सर्व अष्टवर्ग में हम देखेंगे कि मून जिस साइन में बैठा है उस साइन से पहले वाला साइन यानी जिसमें सैटर्न की साढ़े साती शुरू होती है, और उस साइन से बाद वाला साइन और जिसमें मून बैठा है, उन तीनों में कितने अंक हैं, कितने पॉइंट्स हैं। अगर उनमें से किसी में भी 28 से कम अंक हैं, तो वो वाला सैटर्न का चरण, सैटर्न का फेज बहुत खराब जाएगा। मगर अगर उसमें 28 से ऊपर अंक हैं, 28 से ज्यादा पॉइंट हैं, 28 से ज्यादा पॉइंट हैं, तो हमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। वो न्यूट्रल तरीके से एक कम परेशानी वाला दौर बीते। तो फ्रेंड्स, ये था सैटर्न की शनि की साढ़े साती के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। अब जल्दी से एक रेमेडी का और पता कर लेते हैं जो इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। एक तो सैटरडे को शनि भगवान और हनुमान जी की पूजा करनी है। अगर आप फास्ट रख सकते हैं, व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। दूसरा, दान दक्षिणा, काले कपड़े, कंबल, काली दाल आप किसी भी गरीब को या मंदिर में जहां आपकी इच्छा हो आप दान कर सकते हैं। कपड़े आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि पुराने नहीं देंगे, हमेशा नए दान में दिए जाते हैं। और जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है वो होती है आयरन रिंग यानी लोहे का छल्ला। उसको हम सैटर्न की फिंगर में पहनते हैं, जो कि मिडिल फिंगर होती है, बीच वाली उंगली। लोहे का छल्ला क्यों रिकमेंड किया जाता है? क्योंकि पहली बात तो ये घोड़े की नाल का बना होना चाहिए यानी हॉर्स सूप। जब भी सैटर्न की दशा आती है या सैटर्न की साढ़े साती आती है, जो सबसे ज्यादा उसका इफेक्ट होता है वो होता है स्लो हो जाना, हर चीज रफ्तार कम हो जाना, हर चीज घिसट घिसट के चलती है, कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती, पता नहीं होता कि काम होगा या नहीं होगा। घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसकी एक तो रफ्तार बहुत तेज है और दूसरा उसमें स्टेबिलिटी है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो जब घोड़े की नाल का हम कुछ पहनते हैं हाथ में, तो उसका ये असर होता है कि हमारे
काम थोड़े जल्दी होने शुरू हो जाते हैं, जिंदगी में रफ्तार आती है, एक स्पीड आती है और स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो फ्रेंड, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेरी है या कोई भी प्रॉब्लम आप अपनी पूछना चाहते हैं, तो वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पे मैसेंजर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते friends, like and subscribe to the channel to stay up to date with the latest video. Thank you.